आज थोड़ा निकलेगी, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ ही नहीं आ रही यार, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये तो इधर है। अभी ठीक है। अभी तो आवाज़ आ रही होगी, या अभी भी कम है? अब ठीक है? नहीं, किसको सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ, कान में बोलेंगे। अब साइन लैंग्वेज में तो नहीं सिखाऊंगा मैं कुछ तुम लोगों को। बेस थोड़ा सा कम है आज, तबीयत नहीं ठीक है। लिखो, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप is directly proportional to, sorry, inversely proportional to, inversely proportional to its basic strength. Or directly proportional to acidic strength of its conjugate acid, of its conjugate acid. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते, write the decreasing order of leaving tendency of following groups.
कितने लोग पहले वाले का कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ठीक, देखो अ, कल की क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, उसमें दो लोग होते हैं। एक तो लिविंग ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और हमेशा एक बेटर न्यूक्लियोफाइल एक बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बे? जो अटैक करता है या जो छोड़ के भाग जाता है? अरे बोल, अटैक करता है। और लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो छोड़ के भाग। लिविंग ग्रुप का नाम ही है, मतलब लोग छोड़ के चले जाते। ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप की जगह पे मैंने क्या लिखा था? एक्स। तो जो एक्स होता है वो हमेशा छोड़ के भाग जाता है। अरे यार, उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखो एक्स का जो नेचर होता है ना, मेनली कुत्ते जैसा होता है। ठीक है, जैसे कुत्तों में दो टेंडेंसी होती है, एक तो वो दौड़ा के काट लेते हैं और दूसरा छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, दोनों तरह के कुत्ते देखे होंगे तुम लोगों ने। जैसे किसी कुत्ते को पत्थर मारे तो दौड़ा के काटेगा या छोड़ वहाँ से भाग जाएगा? ये तो डिपेंड करेगा कि वो कमज़ोर कुत्ता है या स्ट्रांग कुत्ता है। जानते हो ना, बेस भी वैसे ही। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो उसके भागने की टेंडेंसी क्या होगी बे? कम। और बेस अगर कुत्ता कमज़ोर होगा तो उसके भागने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। समझ में आता है? तो बेस, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, एक्स जो भी बोल लो, सबका नेचर कैसा होता है? बोलना, बोल ही नहीं रहे हैं। ये कुत्ता बोलना अलाउड है, खाली कुत्ता बोलना तो। ठीक है, उसके अलावा कुछ बोलना अलाउड नहीं। जैसे कुत्ते के पिल्ले बोलना अलाउड नहीं। ठीक है, तो अगर कुत्ता स्ट्रांग है तो भागने की टेंडेंसी क्या होगी उसकी? कम हो। और अगर कुत्ता कमज़ोर है तो भागने की टेंडेंसी क्या होगी? सेम अप्लाई होता है एक्स के ऊपर, लिविंग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अगर लिविंग ग्रुप कमज़ोर बेस है तो उसके भागने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। और अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रांग बेस है तो उसके भागने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो तुम्हें क्या करना है, बस बेसिक का ऑर्डर लिखना है, बेसिक स्ट्रेंथ का, और उसका उल्टा कर दो तो क्या ऑर्डर बन जाएगा? लिविंग। ठीक है, तो ये जो कुछ बेस लिखे हुए हैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? सबसे स्ट्रांग बेस कौन? अब देखो क्या होता है ना, बेस का बेसिक स्ट्रेंथ पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ना समझ में आए तो मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक रूल ही है। अगर तुम्हें बेस का बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताने आ रहा है, तुम क्या करो, इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। कंजुगेट एसिड जानते हो ना कैसे बनाते हैं? तो जैसे बेस है ना, कुत्ता है, उसको एक रोटी खिला दो। ठीक है, तो जो बनता है वो क्या बनेगा बे? एसिड। रोटी मतलब H+, तो ये क्या बनेगा बे? HF। ये क्या बनेगा? H2O। ये क्या बनेगा? अमोनिया। और ये मीथेन। दिख रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अगर मैं पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड लग रहा है तुम्हें? HF पहला वाला, फिर फिर तीसरा, और फिर चौथा। यही आएगा। अबे यही है ना, मीथेन एसिड नहीं होता। मीथेन से H+ निकालना बहुत मुश्किल काम। तो
अगर एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिड स्ट्रांग होता है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। पढ़े हो या नहीं पढ़े? तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या आएगा? 4 3 2 1, यही आएगा। अच्छा, अगर बेस स्ट्रांग होता है तो उसके भागने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। तो लीविंग टेंडेंसी का क्या ऑर्डर होगा भाई? 3 4। समझ में आ रहा है? तो भागने की टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ के अपोजिट होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ कंजुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के अपोजिट होगी। तो डायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग टेंडेंसी है वो किसके बराबर होगी? कंजुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बराबर। समझ में आ रहा है? आवाज़ आज कुछ डिफरेंट तो नहीं लग रही तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं लगा गुटखा खा के बोल रहा हूँ? नहीं खाया हूँ। ठीक। क्या खाया हूँ? अबे यार, कुछ थोड़ा दिक्कत, इधर साइड वाला दांत परेशान कर रहा था। तो हाँ, तो कल ब्रेकअप किया मैंने। क्या फ़ायदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का? तो इसीलिए हटा। पर ये है कि ब्रेकअप के बाद दर्द तो करता ही है। तो वो इससे निकलने में, थोड़ा मूव ऑन होने में टाइम लगेगा, 2 3 दिन का। ठीक हो जाऊंगा। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोग ये ऑर्डर सही से लिख पाए थे लिविंग टेंडेंसी का? बाकी लोगों को समझ में आया ना? अगला वाला पे। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर बनेगा हमारा लिविंग टेंडेंसी। ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, कंजुगेट एसिड बनाओ और देखो कौन सा एसिड स्ट्रांग है। और अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस जल्दी भागेगा। ठीक है? जल्दी कर लो।
कितने लोग सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिए? चलो, सेकंड वाले में डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख के उल्टा करोगे या एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहते हो? देखो, डायरेक्ट बेस से समझ में आता है नहीं, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ लिखूंगा। तो ये बनेगा HF, ये बनेगा क्या, HCl, HBr, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, और ये बनेगा HI। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? एक मिनट, कितने लोगों को लगता है कि HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? हाथ उठाओ। HF बोल कौन रहा था? HF बोल रहा था। कितने लोगों को लगता है HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? HBr वाले हाथ उठाओ। और कितने लोग ये समझ पाए कि HI ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? अबे हाथ उठाओ, डरो मत, तुम्हारा ही सही है। तो एच, एक बात बताओ, इन सब में सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है? HF, HCl, HBr या HI? समझ में आता है सब? अच्छा, बड़ा बॉन्ड होता है, तोड़ना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान। किसका बॉन्ड इजिली टूट जाएगा? HI। तो कौन इजिली H+ दे सकता है? हाँ, HI। तो जो इजिली H+ देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा है? HI। अब बोलने में तकलीफ हो रही होगी क्योंकि HCl बोल दिए हैं। HCl कैसे हो सकता है? या तो होता तो HF होता है, या तो HI होता। बीच वाला कैसे हो सकता? HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे वीक बेस कौन होगा? अरे, सबसे वीक बेस कौन होगा? I-। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? I-। क्या ऑर्डर आएगा? ये ऑर्डर आएगा। ठीक है। ये कितने लोग सही सही लिख पाए थे? HI पे हाथ तो नहीं उठाया था, तो ऑर्डर सही कैसे लिख दिया? अगला वाला देख, ये वाला किए हो? यहाँ पर कंजुगेट एसिड क्या बन रहा है? मिथाइल अल्कोहल। यहाँ क्या बन रहा है? ये पीएच क्या है पे? फिनाइल रिंग। तो ये फिनॉल बन रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्या बन रहा है? नाइट्रिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फिनॉल की अल्कोहल में नाइट्रिक एसिड, पता है ना? उसके बाद कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन है? फिनॉल। और फिर कौन है? अल्कोहल। कभी जिंदगी में पढ़ाया मैंने? अरे पढ़ाया कि नहीं? वो जो पोल पे चिपकी हुई है खरी। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसमें वो नाम बोल, उसके बाद। उसके बाद कुछ बोल लेगा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, सबसे वीक एसिड कौन सा है? और तुझे उठाने की कितनी देर पहले ये बताया था मैंने? देखो, आज ना मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं है। मन क्या मतलब, बोलने का मन तो है पर इच्छा तो है, बस शक्ति नहीं। और डॉक्टर ने बोलने से मना किया साहब।
ऐसी हरकत पे ज़्यादा बोल तो पाऊंगा नहीं, उठा के बाहर ही फेंकूंगा। ठीक है, ध्यान से सुना करो। ठीक, उसके बगल में खड़े। सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है? उसके बाद फिर, और सबसे कम अल्कोहल। तो तुझे सुनाई दिया नहीं? तो बगल में ही बैठे, उसको कैसे नहीं सुनाई दिया, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, स्पीकर एकदम सर के ऊपर ही है उसके, तो आवाज़ सारी इधर आ जा रही होगी नहीं? चिराग तले अंधेरा और स्पीकर तले साइलेंस। बैठ जा, बैठ जा। सबसे स्ट्रांग कंजुगेट एसिड किसका है? फोर्थ का। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? यही ऑर्डर है। ये ऑर्डर कितने लोग सही से लिख पाए थे अपने मन से? और थोड़ा सा गलत कितने लोग? तू का किया बे? यही ऑर्डर लिख। तो ये वाला देखते हो, ये वाला लिखा। कंजुगेट एसिड बनाते, तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? अबे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? मिथाइल, पता है ना? प्लस आई लगाने से जो ग्रुप है अल्कोहल में, अगर ये प्लस आई बढ़ेगा तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घट। सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ लग रहा है? फोर्थ में। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? फोर्थ वाले का कंजुगेट एसिड। ठीक है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? फर्स्ट वाले का कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो इन सब में सबसे वीक बेस कौन सा होगा? फर्स्ट वाला कि फोर्थ वाला? फर्स्ट वाला। फॉलो कर रहे हो ना? तो इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि जो वीक होता है वो जल्दी भागता है, जानते हो ना बे? तो लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर क्या आएगा? ये कितने लोग सही से कर पाए थे? पहुंचे नहीं थे क्या यहाँ? ये वाला। CF CH3 लिखा और ये CF3 लिखा। अब दिख रहा है?
कर लिया होगा। यहाँ पे देखते हैं, कंजुगेट एसिड बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा बे? फिनॉल। यहाँ क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड। यहाँ क्या बन रहा है? सल्फोनिक एसिड। यहाँ क्या बन रहा है? सल्फोनिक एसिड विद CH3 एट पैरा पोजिशन। और ये बन रहा है सल्फोनिक एसिड विद CF3 एट पैरा पोजिशन। ठीक है। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? कभी पढ़ा है जिंदगी में? अरे पढ़ा है कि नहीं? और कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? सल्फोनिक एसिड, पता है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग, अच्छा, सल्फोनिक एसिड में अगर CH3 लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाए। और CF3 लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है। सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख, है ना? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? 5, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा कंजुगेट एसिड का। दिख रहा है ना बे? अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो इसका जस्ट उल्टा किसका ऑर्डर होगा? बेसिक स्ट्रेंथ। और उसका भी जस्ट उल्टा, मतलब यही ऑर्डर किसका होगा? लिविंग ग्रुप। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग सही सही कर पाए? सही है, कहाँ गलत हो? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? थोड़ा सा क्या? तुम्हें लगा कि हर जगह 1 2 3 4 4 3 2 1 हो रहा है तो यहाँ भी वही होगा? नहीं। तो ये तो हुआ लिविंग ग्रुप के भागने की टेंडेंसी, कुत्ते के भागने की टेंडेंसी। अब डिस्कस करेंगे उसी कुत्ते के काटने की टेंडेंसी। ठीक है। लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि भाई जो स्ट्रांग कुत्ता होगा उसके काटने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। विच इज़ ट्रू एक्चुअली, पर हमेशा ये सही नहीं होता। ठीक है। उसमें जो काटने की टेंडेंसी है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है। भागने की टेंडेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई? उसकी स्ट्रेंथ क्या, है ना? स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, भागने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। स्ट्रेंथ कम होगी, भागने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा, है ना? काटने की टेंडेंसी भी हाउएवर मोरलेस वैसा ही रहता है। समझ में भी आना चाहिए भाई, अगर कुत्ता स्ट्रांग होगा तो उसके काटने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर वीक होगा तो उसके काटने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। पर उसमें कुछ और फैक्टर भी आते हैं, ये हमेशा ट्रू नहीं है, जनरली ट्रू है। और इसीलिए सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला लिखो, पहला रूल, और ये किसी प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है। लिखो, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स are always stronger nucleophile than neutral nucleophile। ये दो कुत्ते रखे हुए हैं अपने पास, देखो ध्यान से। दोनों न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, पढ़ा है मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? अरे पढ़ा है ना? ये वाला नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और ये वाला न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दिख रहा है ना? अगर कुत्तों के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? चार्ज व हटाओ, क्या डिफरेंस? इस कुत्ते के पास रोटी है और इस कुत्ते से रोटी अभी छीन ली,
समझ रहे हो ना? H2O से एक H निकाल लो, H प्लस का मतलब क्या है? रोटी पे। H प्लस अगर इसमें से निकालेंगे तो क्या बनेगा? OH माइनस। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कुत्ते हैं, बस एक कुत्ते से रोटी, एक कुत्ते को रोटी दे रखा है, एक कुत्ते से रोटी निकाल रखा। ठीक है, किसके काटने की टेंडेंसी ज़्यादा लग रही है तुम्हें? जिसके मुंह में रोटी है, जिसके मुंह में रोटी नहीं है? तो अगर तुम ये कह रहे हो कि जिसके मुंह में रोटी है उसके काटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो फिर तो कुत्तों के साथ तुम्हें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन जल्दी से काटता है। ठीक है, मुझे लगा था कि कुत्तों के बारे में तो तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी। नहीं? क्यों, अपने साथ तो 24 घंटे रहते हो। तो इन दोनों में से कौन या इसको बाद में समझ में आया, इन दोनों से कौन स्ट्रांग बेस होगा? OH माइनस। ऐसे ही NH2 माइनस और NH3 में से कौन स्ट्रांग बेस होगा भाई? NH2 माइनस। समझ में आता है? तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आवाज ही नहीं आती। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही क्या होता है? स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग, सॉरी, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है देन क्या बे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। छाप लेना। देखो, if nuclei are from different family, if nuclei are from different family, if nuclei are, हाँ, if nuclei are from different family, different family का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। are from different family, the nucleophilicity, the nucleophilicity is directly proportional to, is directly proportional to the basic strength, directly proportional to the basic strength। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल अलग अलग फैमिली से हैं, अलग अलग फैमिली का मतलब है डिफरेंट ब्रीड के कुत्ते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रीड के कुत्ते हैं, जैसे एक तुमने चिहुआ देखा है, छोटा सा कुत्ता रहता है, और फिर तुमने और कौन कुत्ता होता है, एक देसी कुत्ता ले लो, ठीक है, और एक पिटबुल ले लो, है ना? साइज में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग, और ये तीनों कुत्ते एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही ब्रीड के कुत्ते कि अलग अलग ब्रीड के कुत्ते? सबसे स्ट्रॉन्ग कुत्ता कौन सा होता है? पिटबुल। आई होप कि तुम पिटबुल को जानते होगे, नहीं जानते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पिटबुल बहुत ही एग्रेसिव ब्रीड होता है, कभी कभी अपने मालिक को ही खा जाता है। ठीक है, अगर उसने उसको खाना नहीं दिया तो। ठीक, तो खतरनाक कुत्ता कौन सा है बे? पिटबुल। और सबसे तेजी से दौड़ा के कौन काटेगा? वही, पिटबुल। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, काटने की टेंडेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब ये देख, ये न्यूक्लियोफाइल जो हैं, इनका कंजुगेट एसिड बनाओ, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा? अल्कोहल। इसका कंजुगेट एसिड क्या बन रहा है? फिनॉल। इसका कंजुगेट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, और इसका कंजुगेट एसिड इनऑर्गेनिक एसिड। ये सभी के सभी डिफरेंट हैं। फिनॉल है, अल्कोहल है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हेलोजन एसिड। ठीक है, ये सब के सब डिफरेंट फैमिली के न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इनमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, मतलब काटने की टेंडेंसी का जो ऑर्डर होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बेसिक स्ट्रेंथ के, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो इसका, इसमें कंजुगेट एसिड क्या है?
HCl, इसमें कंजुगेट क्या है? RCOH, ये क्या है? फिनॉल, और ये क्या है? एल्कोहल। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अरे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? CH3O माइनस, दिख रहा है ना? अरे, तो इसका एसिड बना। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ जल्दी से। 4 3 2 1। अबे यही है ना? बोल ही नहीं रहे हैं सब। ये खाली आंखों से बोलते। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोल। 1 2 3 4। समझ में आ रहा है सबको? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4, दिख रहा है? तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, अगर अलग अलग फैमिली के हैं तो, नहीं तो नहीं काम करे। ठीक है? जैसे इसमें देखो, क्या ये सब अलग अलग फैमिली के न्यूक्लियोफाइल हैं? अरे दिख रहा है ना? तो काटने की टेंडेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब कंजुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के अपोजिट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HF। सबसे, तो सबसे वीक, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? CH3 माइनस। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर आएगा जल्दी बताओ? 4 3। बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर अगर सारे न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट फैमिली के हैं तो। ठीक है? ये भी सारे डिफरेंट फैमिली के हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? F-। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? F-। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबे समझ में आ रहा है? पर अगर न्यूक्लियोफाइल एक ही ब्रीड के हों, अगर कुत्ते सारे एक ब्रीड के आ जाए, देखो ध्यान से। एक ही ब्रीड के कुत्ते का मतलब क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। ध्यान से देख, ये जो बेस हैं इनका कंजुगेट एसिड बना, इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा? एल्कोहल। इसका भी एल्कोहल, इसका भी एल्कोहल, और उसका भी एल्कोहल। ये सारे के सारे एल्कोहल फैमिली के न्यूक्लियोफाइल। दिख रहा है सबको? तो इसमें कैसे बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जल्दी से बताओ क्या हो? ये तो बताया था ना? 4 3 2 1। देख रहा? अगर सेम ब्रीड के कुत्ते हैं, दो कुत्ते, मान ले कि एक छोटा कुत्ता है और एक मोटा कुत्ता है, किसके दौड़ा के काटने की टेंडेंसी ज़्यादा हो? छोटे कुत्ते की या मोटे कुत्ते की? मोटा कुत्ता कहाँ दौड़ा भाई, वो तो चुपचाप पड़ा रहेगा, इसीलिए तो मोटा है कि चुपचाप बैठा रहेगा, बैठे बैठे अगर कोई रोटी दे दे तो खा लेगा। अगर बगल में आ गया तब भले काट ले, लेकिन दौड़ा के तो नहीं काटेगा। काटने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होती है? अगर सेम ब्रीड का कुत्ता है तो। ठीक है? डिफरेंट ब्रीड के कुत्ते में ये काम नहीं करेगा।
जो डिफरेंट, अगर दो दो कुत्ते हैं डिफरेंट ब्रीड के हैं, एक छोटा एक मोटा है, तो किसके काटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? बड़े वाले के। डिफरेंट ब्रीड में जो स्ट्रांग होगा उसके काटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। पर सेम ब्रीड के कुत्ते में, है ना, उसके काटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी जो छोटा हो। लिखो, इफ न्यूक्लियोफाइल बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, सेम फैमिली, if nucleophile belongs to same family, their nucleophilicity, their nucleophilicity is inversely proportional to, inversely proportional to their bulkiness, inversely proportional to the bulkiness। जो भारी कुत्ता होगा, भारी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जल्दी से अटैक नहीं करेगा, धीरे धीरे अटैक करेगा। और जो छोटा बेस होगा वो दौड़ा के काटेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसको मजाक में बिल्कुल मत लेना। मैं भले मजाक में पढ़ाता हूँ कि कुत्ते से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तुम इसको सीरियसली पढ़ना, क्योंकि ये आएगा आने वाले समय में। ठीक है, पन्ना पलट दो, ये पिछला वाला। हम्म। नहीं नहीं, सर, हाँ हाँ, हेलो, नहीं नहीं, सारे एसिड जो बन रहे हैं वो डिफरेंट एसिड बन रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी देखो, छोटे वाले कुत्ते काटने की टेंडेंसी ज़्यादा तो है। हाँ, तो छोटा, अगर तुम उससे भी सोच रहे हो तो वो भी सही है। ठीक है, छोटे कुत्ते काटने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा हो, वही तो लिखा है। ठीक है, छाप लिया ना? तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर आएगा, जल्दी बताओ। सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? दिख रहा है? सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा है? चौथा। लेकिन सबसे ज़्यादा तेजी से दौड़ा के काट कौन रहा है बे? पहला वाला। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर सेम फैमिली के हैं, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है फिनॉल फैमिली का एक कुत्ता, बेस लिए हैं। डिस्कशन कर रहे हैं, देख लेते हैं फिर करेंगे। ये सबका कंजुगेट एसिड बनाओ। सबका कंजुगेट एसिड क्या बन रहा है? फिनॉल। दिख रहा है ना? उसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, वो अलग बात है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वाला बन रहा है? फर्स्ट वाला, क्योंकि मिथाइल लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? घटती। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पहला। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2 1। पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? दिखाई दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ का जस्ट क्या हो जाता है? अरे बोलो, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। ऐसा कुछ लिखवाया क्या? मैंने लिखवाया खाली बल्कीनेस, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं लिखवाया। हाँ, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो गया, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो गया। दो क्वेश्चन में उल्टा हो गया, इसका मतलब हर जगह उल्टा हो जाएगा क्या? एक क्वेश्चन और देख।
हर जगह NO2 लगा दो, ठीक है। NO2 लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? फोर्थ। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? फर्स्ट। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या है? और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम है, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिफरेंट है, और यहाँ भी जस्ट अपोजिट है। तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। हाँ, अगर डिफरेंट ब्रीड के कुत्ते होते, डिफरेंट फैमिली के न्यूक्लियोफाइल होते, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, सॉरी, हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। समझ में आ रही है बात? पर अगर सेम ब्रीड के हैं तो फिर बल्कीनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है बात? तूने क्या पढ़ा है? ये क्वेश्चन तो पूछना 20 मिनट बाद, ठीक है? बैठ जा। छाप लिया बे? हम्म। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये छाप रहे हो क्या? देखो, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा। ये सब तो फर्जीवाड़े रूल, ये बस नॉर्मल है। सॉल्वेंट एक ऐसा कंडीशन है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को, बहुत स्ट्रॉन्ग कुत्ता होगा उसको भी कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल बना देता है, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल होगा उसको भी सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगा। ठीक है? सॉल्वेंट की प्रेजेंस में उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है? सॉल्वेंट वॉल्वेंट जानते हो कि नहीं जानते हो? सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं भाई? तो सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ने से पहले पहले अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्वेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप के सॉल्वेंट पढ़े हो तुम लोग? हैं? कितने टाइप का सॉल्वेंट पढ़ा? पढ़ा ही नहीं? दिखाई नहीं दे रहा? बोल। पोलर, नॉन पोलर, बस? पोलर में प्रोटिक और एप्रोटिक, और नॉन पोलर में? नॉन पोलर में प्रोटिक एप्रोटिक नहीं पढ़ा तूने? कहाँ है? बैठ जाओ। लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट में पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी के बेसिस पे सॉल्वेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? पहला है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है कि नॉन जीरो होता है? पोलर सॉल्वेंट में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है कि नॉन जीरो? है? पोलर सॉल्वेंट का मैग्नेटिक मोमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं, डाइपोल मोमेंट से लेना देना। ठीक है? अब कोई भी इंसान इस पूरी क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट और डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस बता सकता है क्या? दोनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी म्यू से किया जाता है, पर दोनों में बहुत डिफरेंस।
रूट एन इंटू एन प्लस टू डाइपोल का फार्मूला। और मैग्नेटिक का, अरे खुद ही कंफ्यूज है यार, बैठ जा, बैठ। कोई ऐसा इंसान जो कंफ्यूज ना हो? ये तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी है, बाकी लोग तो कंफ्यूज भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं कि क्या है। तो डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो n इंटू एन प्लस टू के बराबर होता है। n कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल कौन बोल रहा है? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पढ़ाया हुआ है कई बार। और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बताता है कि बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट में म्यू क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें म्यू क्या होता है? जीरो। जैसे पानी क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर? अरे बोल। पोलर। एल्कोहल क्या है? पोलर। ईथर भी क्या है? पोलर। ठीक है। ये नहीं कि ईथर में दोनों कैंसिल हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? CCl4 हुआ, CS2 हुआ, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। और लिखेंगे, बहुत लिखेंगे, चिंता मत। ठीक है, बहुत कुछ लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर मैंने उतने ही एग्जाम्पल लिखे जितने तुम्हें पता है, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा ना। जब पूरा पढ़ा लूँगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अगला लिखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीसिटी। प्रोटीसिटी, प्रोटीसिटी नाम जानते हो? तो प्रोटीसिटी जो होता है वो उसके बेसिस पे भी दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटिक और दूसरा होता है एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब उस सॉल्वेंट के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जिसके ऊपर क्या हो? थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। और एप्रोटिक का मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड क्या होगा? प्रोटिक। और जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड क्या होगा? एप्रोटिक। जैसे पानी क्या है? प्रोटिक है कि एप्रोटिक? प्रोटिक। अल्कोहल क्या है? प्रोटिक, है ना? ईथर क्या है? एप्रोटिक। CS2 क्या है? अरे CS2 क्या है? एप्रोटिक। ठीक है। उसमें भी तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये भी एप्रोटिक। CCl4 भी क्या है? एप्रोटिक। तो प्रोटिक वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन। एप्रोटिक वो होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन न हो। ठीक है। तो दो बेसिस पे डिवाइड होता है। पोलर के बेसिस पे, पोलैरिटी के बेसिस पे पोलर नॉन पोलर में डिवाइड होता है, और प्रोटीसिटिक बेसिस पे प्रोटिक एप्रोटिक में डिसाइड होता है। ठीक है। और इन दोनों के बेसिस पे टोटल चार तरीके से डिवाइड होता है सॉल्वेंट। ठीक है। लिखो, ये छाप लिया ना?
लिख लिया, लिखो। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। पहला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तीसरा है नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और चौथा है नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये चारों को मिला के, दोनों को मिला के उधर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 तरह के सॉल्वेंट बनते हैं। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसा कंपाउंड जो कि पोलर हो, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, और प्रोटिक का मतलब उसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, जैसे वाटर। क्या वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है बे? है। और ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह आर लगा दो। ये पोलर है कि नॉन पोलर? अरे बोल। ईथर अभी भी पोलर है, ईथर पोलर होता। ठीक है। पर क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। और CCl4। CCl4 पोलर है कि नॉन पोलर? प्रोटिक है कि एप्रोटिक? एप्रोटिक। तो इसको क्या बोलोगे? नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? ऐसा करो, ऐसा ही एक एग्जाम्पल दो मुझे जो कि नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कर। अपने मन से बनाओ। कमज़ोर दिमाग वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बाकी जिन लोगों को लगता है कि उनके पास थोड़ा सा दिमाग है, तो वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट बनाएंगे विद प्रोटिक, विद एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, करो। कोई भी ऐसा इंसान जिसने नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बनाया, सॉरी उल्टा, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाया। ठीक है, कोई भी इंसान हाथ उठाओ। आगे देखना पड़ेगा। मीथेन प्रोटिक होता है? प्रोटिक मतलब क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। मीथेन में एसिडिक हाइड्रोजन है? कुछ भी बना रहा। एसिडिक हाइड्रोजन बात की कौन बनाया बे? कोई बनाया?
सब के सब कमजोर दिमाग वाले हैं क्या? गैस होता है ये। सॉल्वेंट चाहिए अपने को जो कि लिक्विड हो। नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर होता है कि नॉन पोलर? देखो, अब इसमें ना दिमाग ही लगाना था, पर खैर क्या बोल सकते। एक बात बताओ, क्या ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर है। ठीक है। पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी फिलहाल तो। ये कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है, पर प्रोटिक है कि एप्रोटिक? प्रोटिक। तो ये पोलर प्रोटिक में चला गया, अपने को क्या बनाना था? नॉन पोलर। नॉन पोलर प्रोटिक। ये कंपाउंड देख, क्या ये पोलर है, सॉरी प्रोटिक है कि एप्रोटिक? अरे बोल। प्रोटिक श्योर ना? और ये पोलर है कि नॉन पोलर? हाँ, पोलर। क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन भले ही मैंने ऐसे बना दिया, पर यहाँ हाइड्रोजन ऐसे रहता, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हमेशा अपोजिट हो जरूरी नहीं। तो ये पोलर भी होता है और प्रोटिक। पर अगर ये हाइड्रोजन स्ट्रेट रहता किसी भी वजह से, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ पे दो डाइपोल जनरेट होंगे, एक डाइपोल इधर और एक डाइपोल इधर, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं ना। पोलर है या ए पोलर, नॉन पोलर? नॉन पोलर प्रोटिक है कि एप्रोटिक? प्रोटिक। ऐसे का सॉल्वेंट्स को हम लोग नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। हालांकि नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम रहते हैं, और इसी वजह से अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ तीन टाइप के सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। एक पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, और दूसरा नॉन पोलर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि नॉन पोलर में प्रोटिक वाला निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसीलिए हम लोग तीन ही टाइप के सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। ठीक है ना बे? तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करोगे? किसको लिखोगे बे? H2O, है ना? अल्कोहल लिखे हो? फिनॉल। फिनॉल पोलर होगा कि? फिनॉल किस कैटेगरी में आएगा? पोलर प्रोटिक में। कुछ सॉल्वेंट लिख रहे हैं, तुम ऐसा करो अपने मन से कैटेगराइज कर देना। ठीक है।
और कोई लिक्विड का फॉर्मूला जो तुम जानते हो? इतना बहुत। तुम्हें क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है। एक बनाना है पोलर प्रोटिक का, दूसरा पोलर एप्रोटिक का, और तीसरा नॉन पोलर का। उसमें प्रोटिक एप्रोटिक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इन सभी बॉक्स को, सभी कंपाउंड को उन्हीं कॉलम्स के अंदर लिखना है। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये जो गोला बना रहे वो पोलर प्रोटिक का, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक को बक्से में बंद करना, और पोलर नॉन पोलर को कुछ स्टार बना के लिखना, ठीक है। अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडर मैं अंडरलाइन करूँगा, तुम टेबल बनाओ। तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट। आर ओ एच क्या है वे, पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक? पी एच ओ एच क्या है, पोलर प्रोटिक। ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक। ये भी क्या है, ये नहीं, ठीक है। और कोई पोलर प्रोटिक दिख रहा है तुम्हें? क्या ये पोलर प्रोटिक है कि नहीं?
एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसमें? क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। इसमें है नाइट्रोजन से जो जुड़ा है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन, अमाइड। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ, ये देख, ये हाइड्रोजन एसिडिक, ये भी पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में आता है। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। इसमें? नहीं। इसमें? नहीं। और किसी में है? इसमें है, देख रहा? इसमें, ये देख, है ना? इसमें, इसमें क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, पता है ना? पोलर भी है। तो पोलर प्रोटिक है, जितना भी गोला किए हैं सब के सब पोलर हैं और प्रोटिक भी है। बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि CH को मैंने पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में रखा है, पर CHF को मैंने पोलर प्रोटिक कैटेगरी में नहीं रखा। ये मुझे समझ में आया, दोनों एक ही तो है। अगर CHCl3 पोलर और प्रोटिक दोनों हो सकता है, तो CHF का तो पोलर प्रोटिक बनना और ज़्यादा जरूरी था, नहीं? पर इस पे गोला नहीं किया मैंने। पोलर एप्रोटिक देखते हैं। ये सारे कंपाउंड, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, इस कंपाउंड का नाम जानते हो? इसको बोल, एसीटोन जैसा ही होता है, कार्बन जहाँ पे सल्फर लगा दो, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। दो मिथाइल सल्फॉक्साइड बोलते हैं, इन शॉर्ट DMSO बोलते हैं। DMSO मतलब डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, यही है। ठीक है। ये क्या है? टर्शरी अमाइड। ये भी क्या है? पोलर है, एप्रोटिक। एस्टर भी सारे क्या होते हैं? पोलर, एप्रोटिक। ये देख, उसी टर्शरी अमाइड का एक एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इन शॉर्ट DMF। क्या बोलते हैं वे? DMF। ठीक है। तो ये भी क्या होता है? पोलर होता है और एप्रोटिक। ये देख, टॉल्विन भी क्या, सॉरी, तो ये भी हमारा आया पोलर एप्रोटिक। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक, दिख रहा है? ये भी क्या है? पोलर एप्रोटिक। इसको क्या बोलते हैं? फुरॉन। ये क्या है? ये भी एक एस्टर है, पोलर एप्रोटिक। इसको क्या बोलते हैं? ये तो फुरॉन है। ये क्या है? इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफुरॉन। टेट्राहाइड्रोफुरॉन नाम सुना है? अरे फुरॉन में 4 हाइड्रोजन जोड़ो तो क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रोफुरॉन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन THF बोलते हैं। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफुरॉन। आई होप कि THF नाम सुना होगा तुमने। DMF भी सुना होगा, DMSO भी सुना होगा, सुना है ना? बस पता नहीं था कि यही है। मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं दिया था। तो THF भी क्या है? पोलर एप्रोटिक। ये क्या है? TTHF, है ना? टेट्रा हाइड्रोथायोफुरॉन। ठीक है, पता है ना? अरे थायोफुरॉन तो पता है क्या होता है? भाई फुरॉन, फुरॉन पता है ना क्या होता है? अरे फुरॉन पता है ना? फुरॉन में 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो क्या बनता है? टेट्राहाइड्रोफुरॉन, THF। और यहीं ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? थायोफुरॉन। और उसी थायोफुरॉन में 4 हाइड्रोजन लगा दे तो क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रोथायोफुरॉन। ऐसे ही तो नाम लिखा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म लिख लोगे, THTF। ठीक है। ये क्या है? इसको जानते हो ना क्या है? पायरॉल। पायरॉल नहीं सुना ना? पायरॉल, पायरॉल नाम पढ़ाया हुआ है तुम लोग को? कॉमन नेम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एरोमेटिसिटी पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि इसमें एरोमेटिसिटी बताने से ज़्यादा जरूरी है इनका नाम बताना। इसका नाम लिखवाया था। एरोमेटिसिटी ओपन करो सब, GOC का। GOC में एरोमेटिसिटी जब पढ़ा रहे थे, हकल्स रूल।
उसमें 10 क्वेश्चन के बाद से देखना शुरू करो। उसमें एक क्वेश्चन लिखवाया था, राइट द एरोमेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। लिखवाया था नाम, मिला। अब उसमें खोजो बेंजीन जहाँ बना है, तो बेंजीन के जस्ट नीचे बनाया होगा पायरिडीन, बनाया ना। पायरिडीन के बाद बनाया होगा पायरॉल। आवाज को क्या हो गया, पायरॉल, है ना। पायरॉल के बाद क्या बनाया है, फुरॉन, और फुरॉन के बाद थायोफुरॉन, और नाम लिखवाया हुआ वहाँ कॉमन। हाँ, थायोफुरॉन भी लिखवाया था, थायोफिन भी लिखवाया था, थायोफुरॉन नहीं लिखवाया था। अरे ये तो पता है ना, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगाते हैं तो उसके नाम के आगे थायो लग जाता है। तो ये वो थायोफुरॉन भी है, थायोफिन भी है, और इसको टेट्राहाइड्रोथायोफिन बोलेंगे या थायोफुरॉन बोलेंगे। ये क्या है, टेट्राहाइड्रो पायरॉल, THP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तुमने नहीं सुना हो। ठीक, ये भी कंपाउंड देखो पोलर है, एप्रोटिक। ये कंपाउंड भी पोलर है, एप्रोटिक। अरे बॉक्स में बनाना ना, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। और ये जो बच गए दो, CCl4 CS2, ये क्या है, अरे ये दो भी, ये भी बच गया ना, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, ये जो बच गए हैं ये सब कौन से सॉल्वेंट में आएंगे, नॉन पोलर। ठीक, मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो फ्लोरोफॉर्म क्यों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको भी पोलर प्रोटिक होना चाहिए था। उसमें तो फ्लोरीन लगा है, वो तो और ज़्यादा एसिडिक करेगा हाइड्रोजन, नहीं। करके आना अगली क्लास।